जून 1987 पाकिस्तान के लाहौर की गलियों में जिंदगी हर रोज की तरह चल रही थी। दुकानदार दुकानों के बाहर तख्त बिछाकर बैठे थे, बच्चे गलियों में शोर मचा रहे थे और लोग नमाज के लिए मस्जिदों से आ जा रहे थे। इसी बीच कुर्ता पहने एक आदमी मस्जिद से इबादत करके बाहर निकलता है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। चौंक कर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, सामने एक मोटरसाइकिल पर दो नौजवान सवार थे। उनमें से एक लड़का उस आदमी से उसका नाम पूछता है। जैसे ही वो अपना नाम बताता है, अगले ही पल दोनों नौजवान अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं और एक के बाद एक पूरी 9 गोलियां उसके शरीर में उतार देते हैं। दिन दहाड़े भीड़ के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से लाहौर की गलियां दहल उठती है और वो आदमी वही ढेर हो जाता है। बाइक पर सवार हमलावर जितनी तेजी से आए थे, वो उस आदमी को मौत के घाट उतार कर उतनी ही तेजी से भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। जिस आदमी को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी किया गया था, वो कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सबसे बड़ा गुर्गा अब्दुल खान था, जो लंबे समय से भारत पर हमले करवाकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चल रही थी कि 2 अनजान हमलावरों ने अब्दुल खान की बिजनेस राइवलरी के चलते हत्या कर दी है और पाकिस्तानी पुलिस भी यही मानकर चल रही थी। लेकिन ISI के दफ्तर में भूचाल मचा हुआ था, क्योंकि असल में उन्हें ही इस मामले की असली गहराई का पता था। उन्हें ये बात हजम नहीं हो पा रही थी कि उनकी ही जमीन पर, उनकी ही नाक के नीचे उनके ही आदमी को कोई ढेर कर गया और वो कुछ नहीं कर सके। जिन 2 अननोन शूटर्स ने उनके सबसे बड़े ऑपरेटिव को मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी RNDW के 2 जाबाज एजेंट्स थे। आइए जानते हैं भारत के टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन हॉर्नेट की पूरी कहानी। कैसे भारत को आतंक की आग में झोंकने की तैयारी कर रही ISI की पूरी साजिश को पेरिस से लेकर लाहौर तक नेस्ता नाबूद किया गया। आखिर कैसे RNDW ने दुश्मन की मांद में घुसकर उसे ठिकाने लगाया और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि पाकिस्तान की ISI इसे देखती रह गई और कुछ भी नहीं कर पाई। भारत के लिए 1980 का दशक राजनीतिक उथल-पुथल और सरहद पार से रची जा रही साजिशों से भरा हुआ था। 1971 के युद्ध में हारने और बांग्लादेश के अलग होने के बाद बौखलाए हुए पाकिस्तान ने भारत को कमजोर करने के लिए सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी वॉर की रणनीति अपना ली थी। उसकी खुफिया एजेंसी ISI जहां कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को हवा देने में जुटी थी, तो वही उसकी साजिशों का केंद्र पंजाब भी बन चुका था। पंजाब में हालात ज्वालामुखी की तरह धधक रहे थे और यहाँ ISI खुलेआम मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रही थी और खालिस्तान की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। ISI ने खालिस्तानी संगठनों को पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाने, ट्रेनिंग कैंप्स, फंडिंग और वेपन्स मुहैया कराने शुरू कर दिए। लाहौर और कराची जैसे शहरों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि AK-47 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स और एक्सप्लोजिव्स को सीमा पार तस्करी के जरिए पंजाब पहुंचाया जाता था। देखते ही देखते पंजाब में मिलिटेंसी पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और खतरनाक होती चली गई। इन हालातों के बीच भारत की खुफिया एजेंसीज RNDW और इंटेलिजेंस ब्यूरो हालात पर पैनी नजर बनाए हुए थी। उन्हें पता था कि इस वक्त दुश्मन अपने नेटवर्क को भारत में मजबूत कर रहा है और अगर जल्दी ही इन्हें जड़ से खत्म नहीं किया गया तो भारत को टुकड़ों में बांटने का उनका सपना हकीकत बन सकता है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच देश ने 1984 के वो काले दिन देखे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने ही हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इस एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या के बाद दुनिया भर में इसको लेकर खबरें चल रही थी। एक दोपहर यही खबर फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक कैफे की टीवी पर भी चल रही थी और उस पर बताया जा रहा था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री लॉरेंट फैबियस इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले हैं। पूरा कैफे खामोश था और लोग टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे, लेकिन इसी कैफे के एक कोने वाली टेबल पर बैठे एक शख्स का ध्यान कहीं और ही था। उसके चेहरे के हाव भाव और माथे की लकीरें साफ बयां कर रही थी कि उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। उस आदमी के सामने टेबल पर कॉफी के कप के साथ कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, जिन्हें वो बार बार गौर से देख रहा था। ये कोई आम आदमी या टूरिस्ट नहीं, बल्कि ये RNDW के सबसे काबिल अंडरकवर एजेंट्स में से एक संजीव जिंदल थे। संजीव जिंदल उनका कोड नेम था और उनको RNDW ने एक बेहद खास मकसद से पेरिस भेजा था, ताकि वो यूरोप में पनप रहे भारत विरोधी तत्वों और उनके इंटरनेशनल लिंक्स का पर्दाफाश कर सके। इस मिशन
मिशन की शुरुआत कुछ दिन पहले इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुई थी, जहां संजीव जिंदल की मुलाकात एक ब्रिटिश ऑफिसर क्लार्क ली से हुई थी। क्लार्क लंदन इमिग्रेशन ऑफिस में एक ऊंचे पद पर तैनात था, लेकिन पर्दे के पीछे वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक एसेट के रूप में काम कर रहा था। उसका मेन काम ब्रिटेन की धरती पर बैठकर इंडिया के खिलाफ साजिश रच रहे लोगों की कुंडली निकालना और उनकी पल पल की इंफॉर्मेशन संजीव जिंदल तक पहुंचाना था। क्लार्क ने ही संजीव जिंदल को वो सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे पढ़कर जिंदल के चेहरे का रंग उड़ गया था। इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी हैंडलर अब्दुल खान का नाम लिखा था, जो लंदन में सुरक्षित बैठकर भारत के पंजाब और अन्य हिस्सों में टेरर नेटवर्क्स को ऑपरेट कर रहा था। वो न केवल हथियारों की सप्लाई करवा रहा था, बल्कि विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब्दुल खान खालिस्तानियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सीनियर ऑफिसर्स के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा था। अक्सर उसके घर पर इस तरह की कई मीटिंग्स हुआ करती थी, जिसमें ISI के एजेंट्स और पाकिस्तानी आर्मी के हाई रैंक ऑफिशियल्स शामिल होते थे। लेकिन इसमें एक नाम ऐसा भी था जिसने जिंदल के कान खड़े कर दिए। रिपोर्ट में एक भारतीय बिजनेसमैन BN संधू का नाम बार बार हाईलाइट किया गया था। संधू भारत से भागा हुआ एक कट्टर खालिस्तानी ऑपरेटिव था, जो लगातार ISI के टच में था और अब्दुल खान के इशारे पर भारत को दहलाने की साजिशें रच रहा था। कैफे में बैठकर जब जिंदल ने इन गद्दारों की जुगलबंदी के बारे में पढ़ा तो उनका खून खौल उठता है और वो पेरिस से RNAW को ये तमाम इंटेलिजेंस इनपुट्स भेज देते हैं। उस वक्त RNAW के एक बेहद कड़क सीनियर ऑफिसर अनुज भारद्वाज जब संजीव जिंदल की भेजी गई तमाम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, तो वो फौरन समझ जाते हैं कि भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है और अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो पंजाब की आग को बुझाना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने आखिरी पन्ना पढ़ा, वो बिना एक सेकंड गवाए संजीव जिंदल को तुरंत पेरिस से दिल्ली आने का ऑर्डर दे देते हैं। कुछ दिन बाद संजीव जिंदल दिल्ली आते हैं और RNAW हेडक्वार्टर्स के एक हाई सिक्योरिटी साउंड प्रूफ रूम में उनकी और सीनियर ऑफिसर अनुज भारद्वाज की मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान जिंदल साफ कहते हैं कि सर, हमें किसी भी कीमत पर अब्दुल खान और BN संधू को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि उनको सीधे तौर पर ISI चीफ अख्तर अब्दुल रहमान सुपरवाइज कर रहा है। ये अब केवल आतंकियों का गुट नहीं रहा, बल्कि इसे सीधे पाकिस्तानी सेना से पूरी मदद मिल रही है। अनुज भारद्वाज कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। कमरे में तनाव अपने चरम पर था और हवा में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। लेकिन अगले ही पल अनुज भारद्वाज गहरी सांस लेते हैं और धीरे से सिर हिलाते हुए इस मिशन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। इसी के साथ भारत के सबसे खतरनाक मिशन ऑपरेशन हॉर्नेट की शुरुआत हो जाती है। ये वो पल था जब RNAW ने तय कर लिया था कि अब बहुत हुआ। अगर दुश्मन अपनी मांद में बैठकर साजिशें रच रहा है, तो भारत अब उसी के घर में घुसकर उसका शिकार करेगा। इस मिशन को अंजाम देने के लिए अब RNAW को ऐसे स्पेशल ऑपरेटिव्स की जरूरत थी जो मौत की आंखों में आंखें डालकर इस मिशन को पूरा कर सके। जहां इस ऑपरेशन में जिंदल के साथ क्लार्क पहले से ही जुड़ा हुआ था, वहीं इसमें एक खास एजेंट मोहन नारायणन को भी जोड़ लिया जाता है। मोहन नारायणन ने पहले प्राग में अनुज भारद्वाज की देखरेख में कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उसकी खासियत यह थी कि वो अपनी बातों से किसी को भी इजीली इंप्रेस कर सकता था। वो किसी भी माहौल में आसानी से घुल मिल जाता था और उसे जर्मन, फ्रेंच और पंजाबी जैसी कई लैंग्वेजेस के साथ साथ यूरोप के टेरेन और मिलिटेंट नेटवर्क्स की गहरी समझ थी। अब इस ऑपरेशन को साफ तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा इंटेलिजेंस कलेक्शन और एनालिसिस का था, जिसकी जिम्मेदारी मोहन नारायणन और क्लार्क ली को दी जाती है, जिन्हें लंदन में काम करना था। इनका काम वहां अब्दुल खान और BN संधू की हर मूवमेंट, हर कॉन्टैक्ट और हर लिंक को जोड़कर एक साफ तस्वीर तैयार करना था। वही दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा कोवर्ट एग्जीक्यूशन का था, जिसकी कमान सीधे संजीव जिंदल के हाथों में थी। लेकिन इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिंदल को अपने पुराने नेटवर्क को रिवाइव करने की जरूरत थी। इसी कड़ी में वो जनवरी 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचते हैं, जहां एक कैफे में उनकी अपनी एक पुरानी इन्फॉर्मर सोफी क्लोर से मुलाकात तय होती है। सोफी से उनकी पहचान एक ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। सोफी एक हिस्ट्री ग्रेजुएट थी और एक NGO के साथ काम करती थी। वो पाकिस्तान की पॉलिसीज और साउथ एशिया में फॉरेन इंटरफेरेंस की खुलकर आलोचना करती थी। उसके इसी बेबाक अंदाज ने जिंदल को प्रभावित किया था और धीरे धीरे दोनों के बीच एक भरोसा बन गया था। इसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशन में सोफी की मदद ली थी, लेकिन उसके बाद उससे फिर कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब फिर से उन्हें सोफी की जरूरत थी और इसलिए वो उससे मिलने वियना आए थे। दोनों कैफे में मिलते हैं और थोड़ी देर हल्की फुल्की बातचीत के बाद जिंदल काम की बात पर आ जाते हैं। वो सीधे सोफी से हरप्रीत आहूजा नाम
नाम के एक आदमी के बारे में पूछते हैं। सोफी एक पल के लिए चौंक जाती है क्योंकि हरप्रीत सोफी के साथ सेम एनजीओ से जुड़ा था, लेकिन 2 साल पहले अचानक गायब हो चुका था। सोफी को समझ नहीं आता कि जिंदल उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी जिंदल अचानक मेज पर $10,000 से भरा एक लिफाफा खिसकाते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरे लिए ढूंढ निकालो। सोफी तुरंत भांप चुकी थी कि जिंदल को किसी बड़े मिशन के लिए उसकी तलाश है, इसलिए वो खामोशी से लिफाफा उठाती है और चलते चलते बस इतना कहती है कि काम हो जाएगा। दरअसल हरप्रीत आहूजा इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकता था। वो एक भारतीय सिख था और ऑस्ट्रिया से पहले वो कैलिफोर्निया में रह रहा था, जहां वो एक बड़े बिजनेसमैन अवतार सेठी के लिए काम करता था। अवतार सेठी ही वो शख्स था जो पर्दे के पीछे से बीएन संधू के पूरे टेरर नेटवर्क को फाइनेंस कर रहा था। हरप्रीत ने लगभग 1 साल तक सेठी के साथ काम किया था, लेकिन फिर एक दिन वह अचानक कैलिफोर्निया से गायब हो गया। उसी दिन से संजीव जिंदल हरप्रीत आहूजा को ढूंढने में लगे हुए थे। इसके बाद जिंदल वापस पेरिस लौट आते हैं और वहां से एजेंट मोहन नारायणन को कॉल करते हैं। मोहन ग्राउंड जीरो से जिंदल को एक बहुत बड़ी अपडेट देता है कि उसने अब्दुल खान के घर पर काम करने वाले माली तारिक सिद्दीकी को पैसों का लालच देकर अपना एसेट बना लिया है। अब तारिक सिद्दीकी इंडियन इंटेलिजेंस के लिए उस सीसीटीवी कैमरा की तरह बन चुका था जो अब्दुल खान के घर की हर छोटी बड़ी हलचल की खबर दे रहा था। अब्दुल खान को लग रहा था कि वो अपनी सबसे सुरक्षित पनाहगाह में है, लेकिन उसे यह अंदाजा तक नहीं था कि उसके अपने ही घर का माली अब उसकी मौत का वारंट तैयार कर रहा है। उसके घर जाने वाले लोगों और वहां होने वाली मीटिंग्स की अहम जानकारी तारिक मोहन तक पहुंचा रहा था। यहां आने वाले लोगों में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, आईएसआई ऑफिसर्स, पाकिस्तानी आर्मी के आला अधिकारी और कट्टर खालिस्तानी ऑपरेटिव्स भी शामिल थे। इस दौरान बीएन संधू का भी अब्दुल खान के घर लगातार आना जाना बना हुआ था। अक्सर उसके साथ एक और भारतीय मूल का शख्स देखा जाता था जिसका नाम हरबख्श सिंह था। इस एक इन्फॉर्मेशन ने पूरे ऑपरेशन की बिसात ही बदल दी। जिंदल को जब ये सब जानकारी मिली तो उनके दिमाग में अगली चाल तैयार हो गई। उन्होंने मोहन से कहा कि उसे और गहराई में उतरना होगा और वो कैसे भी अब्दुल खान के माली तारिक सिद्दीकी को मनाए कि वो उन लोगों की तस्वीरें खींच ले जो अब्दुल खान के घर आते हैं, ताकि उनकी पहचान हो सके। मोहन ने पूरी कोशिश की, लेकिन तारिक सिद्दीकी इस काम के लिए बुरी तरह सहम जाता है। उसे पता था कि आईएसआई के गढ़ में कैमरा निकालना मतलब सीधे अपनी मौत को दावत देना है। वो साफ मना कर देता है, लेकिन जब मोहन पैसों की गड्डी की संख्या बढ़ाता है तो लालच डर पर फतह पा लेता है। तारिक तस्वीरें खींचने को तो तैयार नहीं होता, लेकिन वो वादा करता है कि वो अब्दुल खान के घर आने वाले तमाम कॉन्फिडेंशियल लेटर्स चुपचाप मोहन तक पहुंचा देगा। इस तरह RNAW तक कई इंपॉर्टेंट जानकारियां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बीच एक शाम मोहन के हाथ एक बहुत अहम लिफाफा लगता है जिसके अंदर अब्दुल खान का बैंक स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट से पूरी तरह साफ हो जाता है कि अब्दुल खान लंबे समय से हर महीने एक मोटी रकम बीएन संधू और हरबख्श सिंह के खातों में ट्रांसफर कर रहा था। ये कोई आम पैसा नहीं था, बल्कि यह भारत को दहलाने के लिए दिया जा रहा ब्लड मनी था। इस तरह प्लान ए पूरी तरह कामयाब हो चुका था। दुश्मनों की पहचान और उनके फंडिंग सोर्स का पता लग चुका था। अब वक्त था प्लान बी को एक्टिवेट करने का, जिसके तहत दुश्मन को उसी के खेमे में दबोचा जाना था। मार्च 1985 में लंदन इमिग्रेशन ऑफिस के रिसेप्शन एरिया पर भारी भीड़ लगी थी और लाइन में खड़ा अमरजीत सिंह नाम का शख्स काफी नर्वस नजर आ रहा था। अमरजीत हरबख्श सिंह का चचेरा भाई था और उसके मुताबिक उसका परिवार पंजाब में फंसा हुआ था, जिन्हें वो यहाँ लाकर एक सुरक्षित जिंदगी जीना चाहता था। वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए कई महीनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। इसी दौरान क्लार्क ली, जो पहले से ही उस पर नजर रखे हुए था, उससे संपर्क करता है और धीरे धीरे उसकी परेशानी समझते हुए उसका भरोसा जीत लेता है। कुछ ही समय में अमरजीत उससे खुलने लगता है और बताता है कि पाकिस्तान से लौटने के बाद हरबख्श सिंह का व्यवहार बदल गया है और उसके घर पर अक्सर पाकिस्तानी लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो बंद कमरों में मुलाकात करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हरबख्श के पाकिस्तानी कनेक्शन को कंफर्म करने के लिए काफी थी। इसके बाद वो अमरजीत को पैसों और मदद का लालच देकर उससे और जानकारी निकलवाने लगता है। मजबूरी और लालच के बीच फंसा अमरजीत चुपचाप उसकी बात मान लेता है और यही से एक बड़ी साजिश की कड़ियां जुड़नी शुरू हो जाती है। इधर पेरिस में संजीव जिंदल पिछले कुछ हफ्ते से बेचैन थे, क्योंकि एक तरफ जहां मोहन और क्लार्क की जोड़ी ने दुश्मन के खेमे में तारिक सिद्दीकी और अमरजीत के रूप में मोल फिट करके बड़ी कामयाबी हासिल की थी, वहीं दूसरी ओर सोफी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। जासूसी की दुनिया में इतनी लंबी खामोशी अक्सर किसी अनहोनी का संकेत होती है, लेकिन अप्रैल 1985 की एक सुबह अचानक सोफी का फोन आता है। उसके
आवाज में जल्दबाजी थी और वो बिना समय गवाए जिंदल को तुरंत ऑस्ट्रिया आने को कहती है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसके हाथ हरप्रीत आहूजा लग गया था। दरअसल हरप्रीत आहूजा का पीछा करते करते सोफी इंसब्रुक के एक छोटे से रेस्टोरेंट तक जा पहुंची थी, जहां हरप्रीत एक मामूली मैनेजर बनकर खराब हालत में जिंदगी काट रहा था। सोफी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हरप्रीत से कहा कि एक रईस इंडियन बिजनेसमैन है जो उसकी मदद कर सकता है। पैसों की तंगी से जूझ रहे हरप्रीत ने बिना देर किए उस बिजनेसमैन से मिलने की हामी भर दी। सोफी हरप्रीत आहूजा के सामने संजीव जिंदल को ही बिजनेसमैन के रूप में पेश करने वाली थी। इसके बाद जिंदल ऑस्ट्रिया पहुंच जाते हैं। अगले दिन वहां के कैफे में मेज के एक तरफ जिंदल और सोफी थे तो दूसरी तरफ हरप्रीत आहूजा बैठा था। जिंदल सीधे मुद्दे पर आते हैं और हरप्रीत से अवतार सेठी के यहाँ काम छोड़ने की वजह पूछते हैं। अवतार सेठी का नाम सुनते ही हरप्रीत के चेहरे पर कड़वाहट साफ झलकने लगती है और वो बिना घुमाए साफ कहता है कि मेरा बॉस अवतार सेठी एक गद्दार है, वो ISI से जुड़ा हुआ है और BN संधू के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, इसलिए मैं सब छोड़कर भाग आया। जिंदल को यही समझ आ जाता है कि हरप्रीत भरोसे के लायक है। वो तुरंत अपना असली परिचय देते हैं कि वो R&AW के एजेंट है और उन गद्दारों के खिलाफ उसकी मदद चाहते हैं। कुछ पल के लिए हरप्रीत हैरान रह जाता है, लेकिन अपने देश के लिए वो ये बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद तय होता है कि हरप्रीत दोबारा अवतार सेठी के नेटवर्क में घुसेगा और उसे फिर रंगे हाथों दबोच लिया जाएगा। इधर लंदन में क्लार्क और मोहन की जोड़ी ने जो बिसात बिछाई थी, अब उसके नतीजे ग्राउंड लेवल पर दिखने शुरू हो गए थे। एक तरफ तारिक सिद्दीकी अब्दुल खान के किले जैसे घर की जासूसी कर रहा था, तो दूसरी तरफ अमरजीत हरबख्श सिंह की हर गतिविधि की खबर सीधे R&AW तक पहुंचानी शुरू कर देता है। अमरजीत ने हरबख्श सिंह की गतिविधियों और उस ISI ऑफिसर के बारे में चौंकाने वाले सबूत जुटाए थे जो लंदन में डिप्लोमेटिक कवर के पीछे छिपा बैठा था। ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि संजीव जिंदल खुद समझ नहीं पा रहे थे कि इसका यूज कैसे किया जाए, इसलिए वो अगले कदम के लिए सीधे दिल्ली में बैठे अनुज भारद्वाज से संपर्क करते हैं। आखिरकार ये फैसला होता है कि एक बैकडोर चैनल के जरिए हरबख्श और उस ISI अफसर के नापाक मंसूबों को बेनकाब करने वाले डॉक्यूमेंट्स सीधे ब्रिटिश होम सेक्रेटरी लियोन ब्रिटेन को सौंपे जाए। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, हरबख्श सिंह रातों रात लंदन से गायब हो जाता है। ये सुनते ही जिंदल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं भारत के इस सीक्रेट ऑपरेशन की भनक ISI को तो नहीं लग गई। इससे पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। अगस्त 1985 में इंडियन एजेंसीज को कंफर्म इनपुट मिलता है कि हरबख्श सिंह पाकिस्तान पहुंच चुका है। एक दिन जब हरबख्श अपनी कार से इस्लामाबाद के पास एक हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहा था, तभी अचानक सामने से आ रहा एक भारी भरकम ट्रक अपना रास्ता बदलता है और रॉन्ग साइड से आकर सीधे उसकी कार को टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और हरबख्श सिंह मारा जाता है। इस कारनामे के पीछे R&AW का हाथ माना जाता है, जिसने बिना कोई सुराग छोड़े भारत के एक बड़े दुश्मन को खामोशी से मिटा दिया था। अब हिट लिस्ट में केवल 3 बड़े नाम बचे थे, अब्दुल खान, BN संधू और अवतार सेठी। इसी बीच अक्टूबर 1985 में हरप्रीत आहूजा और सोफी एक नॉर्मल कपल की तरह सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं। इसके बाद हरप्रीत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अवतार सेठी के ऑफिस पहुंचता है और उसे यकीन दिलाता है कि ऑस्ट्रिया में उसके बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आड़ में बिना किसी शक के उसकी आतंकी फंडिंग को मैनेज कर सकता है। तब अवतार सेठी काफी दबाव से गुजर रहा था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सवाल किए उसे और सोफी को अपनी कंपनी में रख लिया। अगले 4 महीनों तक हरप्रीत और सोफी सेठी की परछाई बनकर काम करते रहे। वो दिन में बिजनेस संभालते, लेकिन रात होते ही वो सेठी के पूरे फाइनेंशियल एम्पायर की डिटेल्स निकालने में जुट जाते। सेठी का पैसा किन रास्तों से होकर गुजरता था, उसके ISI हैंडल्स कौन थे और कौन से बेनामी कॉन्टैक्ट्स भारत में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, इन सब की एक एक डिटेल R&AW तक पहुंचाई जा रही थी। आखिरकार फरवरी 1986 में काम पूरा करके वो दोनों छुट्टी का बहाना बनाकर खामोशी से कैलिफोर्निया छोड़कर पेरिस निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद इंडियन एम्बेसी का एक अधिकारी सीधे अवतार सेठी के ऑफिस पहुंचता है और बिना किसी हेलो हाय के सीधे सेठी की आंखों में आंखें डालकर कहता है,
मिस्टर सेठी, हमें आपके और बीएन संधू के बीच चल रहे खेल की पल पल की खबर है। हमें यह भी पता है कि आप आईएसआई और अब्दुल खान की किस तरह की सेवा कर रहे हैं। सेठी पहले अपनी घबराहट को दबाकर एक सधे हुए एक्टर की तरह मुस्कुराते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने उसके बैंक रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस के पुख्ता सबूत रखे जाते हैं, उसका खेल खत्म हो जाता है और वो सब कुछ कबूल कर लेता है। इसके बाद उसे पेरिस ले जाया जाता है, जहां आरएनडेडब्ल्यू के दो सबसे बड़े खिलाड़ी अनुज भारद्वाज और संजीव जिंदल खुद 2 दिनों तक उससे पूछताछ करते हैं। अवतार सेठी को समझ आ चुका था कि अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो एक एक करके उन तमाम आईएसआई ऑफिसर्स के चेहरे बेनकाब करने लगता है जो अब्दुल खान और बीएन संधू के साथ मिलकर इस खूनी खेल की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। वो बताता है कि लंदन में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी के भीतर आईएसआई के 6 हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स पूरी तरह एक्टिव हैं, जो डिप्लोमेटिक कवर का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को हवा दे रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी था। सेठी उन 27 गद्दारों की एक लिस्ट सौंपता है जो भारत की सीमा के भीतर रहकर बीएन संधू और अब्दुल खान के लिए स्लीपर सेल्स के तौर पर काम कर रहे थे। ये लिस्ट सीधे उस वक्त के होम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव तक पहुंचती है, जो भारत के भीतर मौजूद उस दीमक को साफ करने का आदेश जारी कर देते हैं। इसके बाद एक ऐसा साइलेंट क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हो जाता है जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगती। बिना किसी शोर शराबे के इस कोवर्ट ऑपरेशन के तहत उन 27 गद्दारों में से 18 को खत्म कर दिया जाता है। ये वो लोग थे जो भारत की रोटी खाकर दुश्मन के लिए रास्ता बना रहे थे। इसी बीच जुलाई 1986 में पेरिस में मौजूद संजीव जिंदल के पास अवतार सेठी की तरफ से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पहुंचती है, जिसमें एक सीनियर आईएसआई ऑफिसर भारत पर एक बड़े हमले की साजिश करता साफ सुनाई देता है। जिंदल अब देर करना मुनासिब नहीं समझते और वो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स और ये ऑडियो टेप डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख देते हैं। इसका असर तुरंत होता है और ब्रिटिश सरकार कार्रवाई करते हुए लंदन में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी में छिपे तमाम आईएसआई ऑपरेटिव्स को डिपोर्ट कर देती है। आईएसआई ऑपरेटिव्स पर तो शिकंजा कसा जा चुका था, लेकिन अब बीएन संधू की बारी थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर से फोन पर सीधी बात करते हैं और थैचर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि ब्रिटिश धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने वाले बीएन संधू को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद नवंबर 1986 की एक शाम, जब लंदन में बीएन संधू अपने सुरक्षित ठिकाने पर बैठा अगली चाल की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक लंदन पुलिस उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस को देख संधू के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगती है और उसे और उसके करीबियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह लंदन में सालों से खड़ा किया गया आईएसआई का पूरा नेटवर्क एक झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लेकिन इस सब के बीच असली मास्टरमाइंड अब्दुल खान अब भी आजाद था। उसे गलतफहमी थी कि भारत का असली निशाना संधू था और वो अब भी सुरक्षित है। इसी गलतफहमी में वो लंदन से वापस पाकिस्तान लौट आता है। संजीव जिंदल और अनुज भारद्वाज को इनपुट मिलता है कि उसकी मुलाकात नए आईएसआई चीफ हामिद गुल से होने वाली है। इसका मतलब साफ था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ और कुछ बड़ा अभी भी प्लान हो रहा है। यही फैसला लिया जाता है कि अब्दुल खान को उसी की जमीन पर खत्म किया जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान में मौजूद आरएनडेडब्ल्यू के एसेट्स को तुरंत एक्टिवेट किया जाता है। जून 1987 में एक दिन लाहौर में जब अब्दुल खान नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अननोन मैन एक के बाद एक 9 गोलियां उसके शरीर में उतार देते हैं और वो वही ढेर हो जाता है। लाहौर पुलिस इसे एक साधारण बिजनेस राइवलरी बताती है, लेकिन आईएसआई सच्चाई जानती थी कि ये आरएनडेडब्ल्यू का काम था। अब्दुल खान के जनाजे के दौरान आईएसआई चीफ हामिद गुल की तरफ से भी फूल भेजे गए थे। ये इस बात का सबूत था कि अब्दुल खान आईएसआई का कितना बड़ा मोहरा था और आरएनडेडब्ल्यू ने उसे उसी की जमीन पर खत्म करके कितना बड़ा कारनामा किया था। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, ये उन अनसंग हीरोज की दास्तान है जो बिना किसी पहचान, बिना किसी मेडल के अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर दुश्मन देश में खतरनाक मोर्चों पर लड़ते हुए अपने देश की रक्षा करते हैं। अगर आपको आरएनडेडब्ल्यू का ये दिलचस्प ऑपरेशन पसंद आया है तो आपको रविंद्र कौशिक की कहानी भी जरूर जाननी चाहिए कि कैसे आरएनडेडब्ल्यू का ये जाबाज स्पाई पाकिस्तान में घुसकर अपनी पहचान बदलकर पाकिस्तानी सेना में मेजर तक बन गया था। अगर आप ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।